तुलसियान जी, आप कैसे देखते हैं इस इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट को? देश के बड़े कॉरपोरेट लीडर्स मिलने वाले हैं पीएम से और काफ़ी प्रेशर में रहा है ये पूरा का पूरा क्षेत्र। काफ़ी ख़राब प्रदर्शन दिखाया है इस सेक्टर ने बीते साल। क्या कुछ रिलीफ मिल सकती है इस मीटिंग में? देखिए, इसमें जो सबसे बड़ी जो दिक्कत थी वो थी एनवायरनमेंट क्लियरेंसेस को लेके, और ये बात बिल्कुल सही है कि अगर इसमें पावर में बहुत जल्दी से कोई भी सरकार रीड्रेसल मेजर्स नहीं लेगी तो ये इकोनॉमी के लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। हम जो जीडीपी ग्रोथ की बात इवन 7% की भी करते हैं अगले 3 साल के लिए, वो हम अचीव नहीं कर सकेंगे। आप देखिए, जो 11th 5 ईयर प्लान है 77,000 मेगावाट की जनरेशन कैपेसिटी, वो हम डेफिनेटली मीट नहीं करेंगे। ये 31 मार्च को ये 11th प्लान खत्म हो रहा है। अगले 5 ईयर प्लान में आप 80,000 मेगावाट की बात करें तो कहीं ना कहीं सरकार को इस चीज़ का एहसास हुआ है। अब आप नए प्रोजेक्ट को एनवायरमेंट क्लियरेंसेस देंगे और देंगे, उनको काफ़ी समय लगेगा। तो जितनी भी पाइपलाइन में प्रोजेक्ट्स है उसके लिए सबसे बड़ी जरूरी है थर्मल पावर प्रोजेक्ट से मैं बात कर रहा हूँ कि कोयला कहाँ से आए। तो जितने भी उद्योगपति हैं उसमें चाहे अनिल अंबानी हो, रतन टाटा हो, नवीन जिंदल हो, गौतम अडानी हो या अनिल अग्रवाल हो, सभी का ये कहना है कि हमारे जो एग्जिस्टिंग कोल ब्लॉक्स है जहाँ पे सारे के सारे क्लियरेंसेज इन प्लेस है, वहाँ पे आप हमें एक्स्ट्रा अलाउ करिए कोल निकाल करके, और उस कोल को हम डाइवर्ट करें दूसरे प्रोजेक्ट्स के लिए। लेकिन वहाँ पे सरकार को अटॉर्नी जनरल की ओपिनियन लेनी बहुत जरूरी, क्योंकि कोई भी सरकार स्कैम में या कोई भी फेवरिटिज्म में फंसना नहीं चाहती है। लेकिन जब चूंकि बुधवार को प्राइम मिनिस्टर सारे के सारे पावर जनरेटिंग एंटरप्रेन्योर से मिल रहे हैं, तो यहाँ पे एक सिंपैथेटिक व्यू या उस कमी का एहसास सरकार को जरूर हो रहा है। एक बार उनको सुनने के बाद में मेरे हिसाब से कोई नोट ऐसा मूव होगा जहाँ पे लीगल डिपार्टमेंट लीगल ओपिनियन ली जाएगी, अटॉर्नी जनरल से सरकार ओपिनियन लेगी, और कहीं ना कहीं इसका पॉजिटिव सॉल्यूशंस जरूर आते हुए दिखाई देगा। समय उसमें जरूर लग सकता है क्योंकि सारा का सारा प्रोसेस लंबा है, 3 से 6 महीने का। तो इसमें सरकार को पहल करेगी और सरकार को पहल करनी पड़ेगी, तो मेरे हिसाब से पावर सेक्टर के लिए पॉजिटिव होगा आने वाले समय में। तुलसियान जी, क्योंकि काफ़ी पिट चुके हैं ये सारे के सारे स्टॉक्स, कोई स्टॉक आप इस समय रिकमेंड करेंगे पावर क्षेत्र में दाव लगाने के लिए या फिर लॉन्ग टर्म के लिहाज से अब एंट्री करने के लिए, क्योंकि काफ़ी गिरावट देखने को मिलती है? देखिए, जिस कंपनियों ने अपनी एक अच्छी जनरेशन कैपेसिटी क्रिएट कर चुकी है, वहाँ पे मैं उन शेयरों उन स्टॉक्स पे जरूर दाव लगाऊंगा, लेकिन थोड़ा सा सिलेक्टिव होगा। उदाहरण के तौर पे टोरेंट पावर मुझे यहाँ पे अच्छा दिखाई देता है। अडानी पावर, जिन्होंने तकरीबन जो 6,000 की मेगावाट की कैपेसिटी ये 31 मार्च तक क्रिएट कर लेंगे, उनमें मुझे एक अच्छा चीज का दिखाई देता है। अगर आपको तीसरा स्टॉक्स पे कॉल लेना है तो इवन JSW एनर्जी, जिनका कि डाइवर्सिफाइड प्लेसेस है, राजस्थान में है, रत्नागिरी में है, वहां पे भी उनकी पावर कैपेसिटी अच्छी चल रही है। बाकी अगर आप देखें, जैसे जिंदल पावर का मैं उदाहरण दूं तो जिंदल स्टील एंड पावर की एक यूनिट है। स्टरलाइट एनर्जी के देखें तो उसका एक स्टरलाइट इंडस्ट्रीज का एक डिवीजन है, तो वहां पे आपको प्योर पावर प्ले दिखाई नहीं देता है, लेकिन कहीं ना कहीं चीज का। और अगर आप एक चौथा स्टॉक्स लेना चाहें तो शायद मैं टाटा पावर को भी उस कैटेगरी में ऐड करूं। तो बी सिलेक्टिव कि जहां पे आगे जाके बहुत ज्यादा इंप्लीमेंट करने में दिक्कत नहीं आएगी, फाइनेंशियल क्लोजर प्लेस में है, प्रमोटर की एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटी है, और बहुत जल्दी उस कैपेसिटी इंक्रीज को एक्सेलरेट किया जा सकता है। और तो पावर क्षेत्र में अगर निवेश करना चाहते हैं, सिलेक्टिव स्टॉक्स तुलसियान जी ने बताया, टोरेंट पावर, अदानी पावर, JSW एनर्जी और साथ ही टाटा पावर में भी आप निवेश कर सकते हैं। लेकिन एक और अहम खबर जो निकल कर आ रही है वो ये है कि 5 राज्यों में होने वाले चुनाव से पहले यूरिया की कीमतों में 40% तक की बढ़ोतरी की जा सकती है। यानी आने वाले दिनों में यूरिया 40% तक महंगा होने वाला है। कैबिनेट के सामने अगले हफ्ते यूरिया के दाम बढ़ाने का प्रस्ताव आ सकता है। इस खबर पर और जानकारी के लिए हमारे साथ हैं हमारे संवाददाता लक्ष्मण रॉय। लक्ष्मण, बताइए क्या है पूरी खबर? देखिए, दरअसल यूरिया की कीमतें पिछले कई दिनों से लगभग 2010 से कीमतें नहीं बढ़ाई गई हैं, लेकिन इंपोर्टेड यूरिया की कीमतें लगातार बढ़ती जा रही हैं। अब ये कीमतें बढ़कर करीब 21,000 रुपये प्रति टन हो गई हैं। आपको बता दूं कि घरेलू खपत की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए करीब 6 से 8 मिलियन टन यूरिया का इंपोर्ट करना पड़ता है। अगर सरकार यूरिया की कीमतें नहीं बढ़ाती हैं तो कंपनियों पर काफ़ी दबाव पड़ता है। ऐसे में यूरिया इंपोर्ट महंगा साबित होने की वजह से कई कंपनियाँ इंपोर्ट नहीं करती हैं और घरेलू बाजार में उसकी सप्लाई की दिक्कत आ जाती है। और यही वजह कि आज की तारीख में यूरिया कई जगहों पर ब्लैक में बिकना, कालाबाजारी शुरू हो गई है यूरिया की। इसलिए सरकार के पास 2 ही विकल्प है, या तो यूरिया की कीमतें बढ़ाएं या फिर यूरिया पर सब्सिडी बढ़ाएं। यूरिया पर सब्सिडी बजट एस्टीमेट से के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा पहले हो चुकी है। बजट में लगभग 54,000 करोड़ रुपये यूरिया की सब्सिडी रखी गई थी, जो अब बढ़कर करीब 1 लाख करोड़ के आसपास पहुँचती जा रही है। तो ये एक सरकार के लिए बहुत बड़ी चिंता का विषय है। इसलिए हमें जो सूत्रों से पता चला उसके मुताबिक जो फर्टिलाइजर मिनिस्ट्री है इस बारे में वस्तुस्थिति को लेकर के एक ड्राफ्ट नोट कैबिनेट के पास भेजेगा। अब कैबिनेट के ऊपर ही निर्भर करेगा कि यूरिया की कीमतें बढ़ाएं या सब्सिडी बढ़ाएं। कीमतें बढ़ाने को लेकर खास करके कृषि मंत्रालय की तरफ से दबाव है, कीमतें ना बढ़ाई जाएं, क्योंकि इससे किसानों की लागत बढ़ेगी, उत्पादन पर उल्टा असर पड़ सकता है। लेकिन सरकार के ऊपर दूसरी मुश्किल यह है कि फिस्कल लगातार बढ़ते फिस्कल डेफिसिट को देखते हुए सरकार सब्सिडी नहीं बढ़ाना चाहती है। हालांकि कैबिनेट पूरी तरह से तय करेगी अगले हफ्ते जब इस पर कैबिनेट नोट जाएगा कि यूरिया की कीमतें बढ़ानी है तो कितनी बढ़ानी है, लेकिन चुनाव से पहले ऐसा करना सरकार के लिए थोड़ा मुश्किल हो सकता है। जी
चलिए, धन्यवाद लक्ष्मण इस जानकारी के लिए। तुलसियान जी, क्या लगता है कीमतें बढ़ेंगी चुनाव से पहले? देखिए, मुझे नहीं लगता कि चुनाव से पहले कीमतें बढ़ेगी, नंबर 1। नंबर 2, जैसे लक्ष्मण ने बताया कि लास्ट जो पिछला हाइक हुआ था वो 10% यूरिया का हाइक हुआ था। 4800 रुपये, 4840 रुपये प्रति टन से 5310 रुपये का प्रति टन का हुआ था। उस वक्त भी हेमंत यही आर्गूमेंट था कि इनको बहुत ज़्यादा डेफिसिट है। अगर आप डोमेस्टिक कॉस्ट देखें यूरिया का तो तकरीबन 13 रुपये किलो पड़ता है, इंपोर्टेड जो है 20-21 रुपये किलो पड़ता है। तो जो डिफरेंस है 5 रुपये 30 पैसे, और इनमें सरकार को वहन करना पड़ता है। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि कोई भी सिचुएशन में अगर सरकार इलेक्शन के बाद में 10% भी यूरिया का भाव बढ़ा सकती है, करीबन 55 से 60 पैसा प्रति किलो, तो मेरे हिसाब से सफिशिएंट होगा। ये फेजेज में होना चाहिए। इतना बड़ा लोड न तो डिजायर्ड है न जस्टिफाइड है। अगर इतना बड़ा लोड होगा तो हर स्टेट में हो हल्ला होगा, बहुत ज़्यादा चिल्ला चिल्ली होगी, और इससे फूड प्रोडक्शन पे भी कहीं ना कहीं इंपैक्ट आने की संभावना है। तो पहले तो मुझे नहीं लगता कि सरकार में इतनी करेज होगी कि 40% बढ़ाए, और मेरे हिसाब से इस स्टेज पे वारंटेड भी नहीं है। हाँ, जो डेफिसिट है 6 से 7 मिलियन टन की, हमारा डोमेस्टिक प्रोडक्शन है 21-22 मिलियन टन, जो 6-7 मिलियन टन की कैपेसिटी है वो आप नई कैपेसिटी क्रिएट करने की सोचिए। इन्वेस्टमेंट पॉलिसी जो ऑलरेडी सरकार के पास कमेटी ऑफ सेक्रेटरी के लेवल पे पेंडिंग है, और उसके बाद में उसमें आपका कोई एक चीज़ का ले सकते हैं कि अगले 3-4 साल में आप नई कैपेसिटी को क्रिएट कर सकें, तो वो इसका लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन फाइंड आउट करिए। मुझे नहीं लगता कि 40% एडहॉक आप इंक्रीज करके इसका कोई लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन फाइंड आउट करने की कोशिश करें। 3 साल तक आपको फिस्कल बर्डन जो है वो झेलना ही पड़ेगा डेफिसिट के रूप में।